ओके, सो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास डी ब्रॉगली बोल रहा हूँ, बोर्स का लिमिटेशन भी मैंने बताया था कि बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ओनली, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। उसके बाद जीमेन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया, एंड बोर्स थ्योरी इज नॉट अकॉर्डेंस विद डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब बोर जब थ्योरी दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था और क्लासिकल फिजिक्स लगा था, न्यूटन्स के फिजिक्स लगे थे। बाद में जब उसका थ्योरी चल रहा था, उसके आसपास, उससे पहले, उसके बाद डी ब्रॉगली और डेविसन जर्मन, ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने और रिसर्च कर रहे थे और ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ वेव मोशन नहीं है, सिर्फ पार्टिकल मोशन नहीं है, उसमें वेव मोशन भी है। इलेक्ट्रॉन डू हैव वेव मोशन एज वेल एज पार्टिकल मोशन। क्या पूरा एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मन का, है ना। इसमें मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, ये सब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, है ना। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन, है ना। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऑर्बिटल्स शुरू में ही पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग से एस पी डी एफ के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये समझो अभी जो पार्ट है, स्पेशली ये वाला पार्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल पूरा इसी पे बेस्ड है, केमिकल बॉन्डिंग इसी पे बेस्ड है। मतलब पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में हो सकता है सबका ज्यादा यूज ना आए, या बोर मॉडल का ज्यादा यूज ना आए, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्बिटल्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज है। तो आगे का केमिस्ट्री को समझने के लिए ये पार्ट, जैसे होता है ना कि मान लो तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें पहले अल्फाबेट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, वो सब होते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री का अगर लैंग्वेज सीखना है आपको, मतलब केमिस्ट्री बुक पढ़नी है, कोई भी चैप्टर, तो ये कम से कम 4 चैप्टर जो है बेसिक्स है, मूल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते तो आने वाले चैप्टर, हर चैप्टर में दिक्कत आती है। अब इससे भी रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट अगर नहीं आता तो दोनों नहीं आएगा अच्छे से समझ में। मतलब ये 4 चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब यहाँ से बेसिक्स बनता है और बच्चे फिर धीरे धीरे अदर चैप्टर सब सीख पाते हैं। इसके बाद अगर तुम पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करो तो समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करो, समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करो, समझ में आएगा। मतलब ये चारों का कंसेप्ट आना चाहिए। अब जैसे मोल सिखा दिया है तो मोल में कितना भी कमांड है वो समझना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक जो सिखाया बच्चे, बोर मॉडल तक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, रेडिएंट एनर्जी का वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ये सब अभी तक सिखाया। हो सकता है उसका बहुत ज्यादा यूज आने वाले किसी भी ब्रांच में ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो बहुत जगह पे यूज होता है आगे भी, लेकिन बोर थ्योरी, इवन बोर थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा पढ़ने को मौका मिलेगा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आने वाला 2 चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाएगा अगर आप ये सब बहुत कम से कम ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ते हो तो समझ रहे हो। तो सिलेबस लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है ये पूरा थ्योरी, एक एक करके पढ़ते हैं।
देखो तो ये पार्ट का इम्पोर्टेंस मैंने समझाया आपको कि इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी आने वाला 2 चैप्टर पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग इसी पे बेस्ड है और हमको ईमानदारी से ये पार्ट पढ़ना है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, देयर वाज ए साइंटिस्ट डेविशन एंड जर्मन। आप देखो आपके मॉड्यूल में शायद लिखा होगा, लिखा है कहीं पे डेविशन एंड जर्मन। आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेविशन जर्मन के बारे में तो नहीं लिखा है लेकिन इसका क्या काम था, इसने क्या किया था, मेनली डी ब्रॉगली। पेज नंबर में बात करो 59 है ना, पेज नंबर 59, डुअल नेचर ऑफ मैटर है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। आपको याद होगा बच्चे कि रेडिएंट एनर्जी के बारे में क्या बोला गया था, रेडिएंट एनर्जी क्या बोला गया था इसके बारे में, कि अगर 2 बॉडी है तो मैक्सवेल ने बोला था ए बॉडी कैन एमिट एंड a body can emit continuously radiant energy in the form of wave and a body can absorb radiant energy continuously in the form of wave। ये था वेव नेचर, याद करो वेव नेचर। और दूसरा बात उसने रेडिएंट एनर्जी का पार्टिकल नेचर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था उसमें क्या बोला था, body can absorb or emit energy discontinuously in the form of discrete packets। मतलब यहाँ पे कोई पैकेट फेंक रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है और चूंकि वो पैकेट है और स्पीड ऑफ लाइट है तो उसमें वेव नेचर है। मतलब है यहाँ भी वेव लेकिन डिसकंटिन्यूअस है। मैंने बताया था ना कि यहाँ से यहाँ एक पाइपलाइन लगा हुआ है और वाटर की सप्लाई हो रही है कंटिन्यूअस, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, याद करो। कन्वेयर बेल्ट में कोई क्या कर रहा है, बॉटल्स, वाटर का बॉटल बना के रख दे रहा है और स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ वाटर का बॉटल भी जा रहा है। वाटर का फ्लो भी स्पीड ऑफ लाइट से है और कन्वेयर बेल्ट में जो वाटर रखा हुआ है बॉटल वो भी स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे बॉटल्स के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पानी जा रहा है ऐसा। लेकिन उसको हम वाटर को हम रेडिएंट एनर्जी मान लें तो हम बोलेंगे बॉडी कैन एमिट रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। जैसे लाइट सोर्स है तो यहाँ से कंटिन्यूअसली एनर्जी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन प्लैंक्स ने बोला नहीं, इस लाइट सोर्स से कंटिन्यूअसली तो नहीं निकल रहा है, डिसकंटिन्यूअसली निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में पहले तो वो पार्टिकल था, ऐसा था कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, सबसे पहले बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तभी तो उसका एकदम सर्कुलर पाथ डिफाइन किया। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्बिट में इतना मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा, वेव बनाते हुए जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एज ए मैटर है, सब्सटेंस है, पार्टिकल है, लेकिन उसमें वेव नेचर भी है। मतलब इससे पहले तक, अभी तक डी ब्रॉगली से पहले तक ये माना जाता था इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। लेकिन डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो है, साथ साथ उसमें वेव नेचर भी है। और एक्चुअल में इसने प्रूफ नहीं किया, इससे पहले एक साइंटिस्ट था डेविशन एंड जर्मन, है ना। एक साइंटिस्ट था डेविशन एंड जर्मन, उसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन। अब बात होती है कि डिफ्रैक्शन है क्या। ये देखा गया कि लाइट डिफ्रैक्शन शो करता है, एंड ये भी देखा गया कि लाइट डिफ्रैक्शन शो करता है बिकॉज ऑफ देयर वेव नेचर, बिकॉज ऑफ देयर वेव नेचर। ऐसे समझो बच्चे कि एक वॉल है, यहाँ पे एक और वॉल है, यहाँ पे एक छोटा सा कट कर देते हैं और यहाँ से एक लेजर लाइट डालते हैं, समझना, लेजर लाइट। ये रूम पूरा ब्लैक है, ये 2 वॉल ऐसे इमेजिन करो, ऐसा, क्लियर है, बोलो। मतलब एक ब्लैक रूम जैसा इमेजिन करो, है ना, ऐसा। चारों रूम, चारों नहीं दिखा रहा हूं मैं, चारों वॉल, लेकिन मान लो एक ब्लैक रूम है जिसका 2 वॉल दिखा रहा हूं, ऐसे वॉल इधर भी है, इधर भी है,
6 वॉल है टोटल। ये ब्लैक रूम जैसा है, अंदर कोई लाइट सोर्स नहीं है, अंदर कोई लाइट सोर्स नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया और यहाँ से लेजर जलाया, तो अंदर लाइट सोर्स एंट्री लेगा, अंदर लाइट सोर्स एंट्री लेगा। तो ये लाइट सोर्स अपोजिट वॉल पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा लाइट सोर्स अपोजिट वॉल पे? कहाँ पर? एग्जैक्टली यहाँ पर, ऐसा। बोलो क्या बोला मैंने, समझ में आया? इमेजिन करो यही रूम में, इसी रूम में पूरा डार्क कर दिया, सब ब्लैक कर दिया पूरा इस रूम में, इमेजिन करो। और इस वॉल में एक छोटा सा स्लिट बना के, पिन होल बना के उधर से लेजर लाइट एंट्री कर दिया, तो इस वॉल पे कहीं दिखेगा? कहाँ दिखेगा? एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, पक्का। लेकिन एक्चुअल में जब तुम डिफ्रैक्शन करोगे ना डार्क रूम में, तो यहाँ तो दिखेगा ही व्हाइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, बट कहीं इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है। ब्राइट स्पॉट ऐसे दिखता है। तुम जो सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे कि स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन सामने वाले वॉल पे ना, जैसे मान लो यहाँ पिन होल किया, तो एग्जैक्टली यहाँ तो दिखेगा ही। मान लो उधर से रेड लाइट आ रहा था, यहाँ तो रेड लाइट दिखेगा ही, लेकिन रेड लाइट इसके ऊपर भी दिखेगा, इस वॉल में पूरे, इस लाइट पे पूरा ऊपर नीचे हर जगह होगा ना, साइड में होगा, डल होगा। लेकिन इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मतलब वो जो लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर वो इस पिन होल के वेवलेंथ से मैच करेगा, तो इस पर्टिकुलर डायमेंशन से लाइट डिफ्रैक्ट हो जाता है। लाइट क्या हो जाता है? डिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसको डेविएशन जर्मन ने प्रूव कर दिया। मतलब दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जब लाइट सोर्स को एक स्लिट से पास करो पिन होल से, ये 12th में एक एक्सपेरिमेंट भी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पढ़ना है 12th में आपको। जब एक लाइट सोर्स से पास करोगे, लाइट सोर्स एक पिन होल से पास करोगे, तो सामने वाले वॉल पे ब्राइट फ्रिंजेस करके दिखते हैं बहुत सारे। डायरेक्टली यहाँ नहीं दिखता है, और जगह पे दिखता है, क्योंकि वो लाइट ना यहाँ से इस डायमेंशन से डिफ्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड दिस डायमेंशन, जो छोटा सा अपर्चर है, वहां से डिफ्रैक्शन के वहां से वो थोड़ा डिफ्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से हर जगह पे फ्रिंजेस दिखता है। मतलब ये वेल नोन था कि लाइट क्या शो करता है? डिफ्रैक्शन। एंड लाइट जो डिफ्रैक्शन शो करता है वो बिकॉज ऑफ क्या, क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ देयर वेव नेचर, बिकॉज ऑफ देयर वेव नेचर। अब ये देखा गया बच्चे, ये डेविएशन जर्मन का एक्सपेरिमेंट है, 1956 के आसपास में है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है ना, 1856, 19 भी नहीं, एक बार देखना पड़ेगा डेट वगैरह। अब यहाँ पे ये देखा गया बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे 2 बॉल ले लूं और यहाँ पे एक स्लिट बना के यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंकूं, क्या फेंकूं? इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रे, बीटा पार्टिकल, कैथोड रे या बीटा पार्टिकल, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फेंकूं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा पता है? ये ZNS स्क्रीन है, मान लो ये क्या है? ZNS स्क्रीन, ZNS स्क्रीन है। क्या होता है पता है? यहाँ पे इलेक्ट्रो ग्लो डायरेक्टली यहाँ तो दिखता ही ग्लो, लेकिन इस पूरे वॉल पे ना इन सब जगह पे भी ग्लो दिख रहा है। ये डिटेक्ट हुआ है, समझ में आ रहा है? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। बोलो, पार्टिकल का नेचर होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए उसको, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्रैक्ट हो रहा है। जस्ट लाइक लाइट, it has been found that electron is also diffracted, and वहां से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी, समझ में? इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी। डेविएशन एंड जर्मन has proved that light has wave nature, and light because of the wave nature, light wave nature पहले से है। डेविएशन जर्मन ने ये बता दिया कि लाइट के वेव नेचर के वजह से डिफ्रैक्शन है। डेविएशन जर्मन ने क्या बताया? लाइट के वेव नेचर के वजह से डिफ्रैक्शन है। और सिमिलरली जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे किया तो पता चला इलेक्ट्रॉन भी जस्ट लाइक लाइट डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, एंड हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ हो गया? कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो है ही, वो तो पहले से पता है हमें
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज है, मास आया था निकल के, जैसे थॉमसन ने निकाला इलेक्ट्रॉन का मास, और वो आज भी सही है, हम नहीं बोलते कि वो मास गलत है। 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास आया था, चार्ज आया था, आज भी हम उसको गलत नहीं बोलते। तो किसी भी सब्सटेंस का मास है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर है उसमें तो डाउट ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन की बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर भी है? वेव नेचर भी। एंड ये डेविसन जर्मन ने सब ये सब किया था, और बाद में डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट जिसने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन हो या एनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इफ ट्रैवलिंग विद वेरी हाई स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, दे विल हैव डुअल नेचर। दे विल हैव डुअल नेचर। मेरी बात आ रही समझ में? दे विल हैव डुअल नेचर। तो लिखना शुरू करो जल्दी से, मैं लिखवाता हूँ, डिक्टेट करता हूँ। लिखो, जल्दी लिखिए इसमें। नहीं, पहले लिख लो, जगह छोड़ के लिखो। द डिविशन एंड जर्मन जर्मन 1927 में है ना ये थ्योरी दिया था। द डिविशन एंड जर्मन experiment is one of the most important experiment in modern physics. The division and German है ना, ये जर्मन जो भी बोलो, GERMER है ना। The division and German experiment is one of the most important experiment in modern physics. It provided direct experimental evidence. It provided direct experimental evidence for the wave nature of electron. It provided direct experimental evidence for the wave nature of electron. For the wave nature of electron. Full stop. Later on, the same experiment was used by de Broglie for the matter wave. डी ब्रॉगली ने ये काम शायद 1954 में किया था, समझ रहे हो? जैसे 1924 एक बार देख लो मॉड्यूल में डेट दिया होगा, 24 है ना, 1924 दिया हुआ है। हाँ। तो डेट्स वगैरह थोड़ा आगे पीछे है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका तब एक्सपेरिमेंट और पहले हुआ होगा डेविसन जर्मन का, क्योंकि उसके बाद डी ब्रॉगली ने अपना थ्योरी दिया। अब चलो वो जो भी बात है, डेट वगैरह नहीं पूछा जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लाइट सोर्स डिफ्रैक्शन एंड सेम इज फॉर इलेक्ट्रॉन आल्सो। इसमें लिख लो, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट देयर इज डिफ्रैक्शन। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट देयर इज डिफ्रैक्शन। ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट देयर इज डिफ्रैक्शन। एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन मैंने समझाया है आपको, है ना, जरूरत नहीं है उतना डिटेल में लिखने का, है ना। क्या लिखा? ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट देयर इज डिफ्रैक्शन एंड सेम डिफ्रैक्शन was observed for beam of electron, and same diffraction was observed for beam of electron, and same diffraction was observed for beam of electron, है ना। ना ये कुछ लिखना है बोर्ड पे, मैं आगे जा रहा हूँ, जल्दी लिखो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स हम लोग मॉड्यूल से देख के लिखेंगे, है ना। जैसे मॉड्यूल में पहला पॉइंट क्या है, 1924 फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली suggested that if nature of light is both that of particle and wave, then this dual behavior should be true for the matter also.
मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें भी अगर स्पीड ऑफ लाइट से फेंके तो तुम पार्टिकल नहीं रहोगे, वेव के फॉर्म में आगे जाओ। लेकिन वेव नेचर ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत ही लाइटेस्ट है, उसका वेव नेचर ज्यादा दिख के आता है। जैसे मान लो क्रिकेट बॉल बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हो तुम स्ट्रेट ही आ रहा है। जो उसका प्रॉपर ट्रेजेक्टरी डिफाइन होता है। हाँ। अगर आप देखोगे रिप्ले वगैरह में तो कैसे वो जा रहा है, विकेट्स पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो डिफाइंड होता है। अगर सच में उसमें वेव नेचर आता ना तो उसका ट्रेजेक्टरी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। आगे चल के हाइजेनबर्ग के बारे में जब बात करेंगे तो वो चीजें सिखाएंगे आपको, है ना। तो थ्योरी में देखो, हालांकि इसमें कुछ दिक्कत भी है कि जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है ना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग फॉर्मूला समझ के इसको आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसका पॉइंट्स बाद में लिखने वाले हैं हम लोग। जिस तरह से आपको पता है कि वेव नेचर की वजह से, वेव नेचर ऑफ रेडिएंट एनर्जी की वजह से एनर्जी, ऑल्दो वो पार्टिकल है लेकिन hc by लैम्डा लिखते हैं या h nu लिखते हैं, ये एनर्जी है। एक जो रेडिएंट एनर्जी जो पार्टिकल है जो वेव के फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि उसका स्पीड ऑफ लाइट है, बोलो कोई पार्टिकल एनर्जी पैकेट है लेकिन उसकी एनर्जी हम क्या लिखते हैं, hc by लैम्डा या h nu लिखते हैं। सिमिलरली इस पैकेट का पार्टिकल नेचर के वजह से, पार्टिकल नेचर के वजह से सेम पार्टिकल का जो एनर्जी है हम लिख सकते हैं mc², जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। किसी का मास अगर पता है तो उसके पास कितना एनर्जी है, मास इंटू c²। मतलब ये कब लगाना, जब वो पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू c² इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मास, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल नेचर। ये उसी मास का वेव नेचर की वजह से एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे जो h nu या hc by लैम्डा लिखा है, ये उस पार्टिकल का एनर्जी है बिकॉज ऑफ वेव नेचर। एंड वो जो एनर्जी पैकेट निकल रहा है, यहाँ से जो एनर्जी पैकेट निकल रहा है उसकी कुछ मास भी है और उसकी एनर्जी mc² लिख सकते हैं। तो ये सेम पार्टिकल का एनर्जी हमने दो बार लिखा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करके क्या लिख सकते हैं, hc by लैम्डा इक्वल टू mc²। बोलो यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख दोगे, h by mc, h by mc। ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमेशा किसके लिए लगाना है, रेडिएंट एनर्जी के लिए। किसके लिए, रेडिएंट एनर्जी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ रेडिएंट एनर्जी ही है जिसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है अभी जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ क्वांटम एंड वेलोसिटी ऑफ द क्वांटम, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये इसी को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ एनी फोटोन h by मोमेंटम। ये mc जो है मास इनटू स्पीड इज द मोमेंटम। तो समझना, अगर आपको रेडिएंट एनर्जी का वेवलेंथ लिखना है तो h by p लिख सकते हो या h by mc लिख सकते हो। इन द सेम वे अगर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है जो बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, जिसकी मास m है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो बहुत हाई स्पीड से जा रहा है जिसकी मास m है, यहाँ से डी ब्रॉगली ने कंक्लूजन निकाला कि इस पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ h by m भी बोल देंगे। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। बोला अगर मेरा तुम्हारा अगर वेवलेंथ निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो, h by मास, है ना, पलक का मास, पलक का स्पीड। कोई एरोप्लेन का वेवलेंथ निकालना है तो h by मास ऑफ एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। कोई क्रिकेट बॉल फेंका जा रहा है, उसका बोल रहा है वेवलेंथ बताओ क्रिकेट बॉल का, मास, समझ में है। जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना, आपको वेवलेंथ निकालना है, जिस भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी मैटर वेव, वो भी यहाँ से उसने डिराइव करके कंक्लूजन करके लिखा। सो दिस इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर क्या, किसके लिए एप्लीकेबल है जी, मैटर के लिए। ध्यान रखना, मैटर के एप्लीकेबल फॉर मैटर, एप्लीकेबल फॉर मैटर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इवन एक रॉकेट के लिए भी लगा दो, एक फरारी कार के लिए भी लगा दो, दिक्कत नहीं।
मैं बताऊं, ये वैल्यू ना, वेवलेंथ का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए कुछ आएगा भी ठीक ठाक। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेते ना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पता चलता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। ये हो सकता है सॉल्व करके ना बच्चे ठीक ठाक आएगा भी 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉन में। लेकिन यही अगर तुम कार के लिए निकालते ना, एक कार के लिए, तो h बाय मास ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, पता चलता है ये सॉल्व करके 10⁻40 आ रहा है। इसका मतलब समझते हो, यहाँ पे थोड़ा वेव हो सकता है दिख भी जाएगा, यहाँ पे लगेगा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, वेव दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वेवलेंथ देख रहे हो कितना कम है, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ वेव बना है। मेरी बात समझ रहे हो? पता ही नहीं चला है कि यहाँ पे वेव बना है। इधर आ जाओ, देखो इसको जो समझा रहा हूँ, कुछ दिख रहा है इधर जो लिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए वेवलेंथ थोड़ा दिख हो सकता है, डिटेक्ट भी हो कि हाँ सच में वेव है। क्रिकेट बॉल, रॉकेट या कार या एरोप्लेन के लिए वेवलेंथ दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग जब भी चलते हैं लगता है स्ट्रेट लाइन में चलो। स्कूटर कितना भी फास्ट चलाओ, लगेगा कहाँ भाग रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, वो वेव नहीं दिखता है क्योंकि वेवलेंथ है ही नहीं तरह से। क्लियर हुआ? सो डी ब्रॉगली ने क्या फॉर्मूला दिया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट। पहला क्या है, फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली suggested that if nature of light is both that of particle and wave, then this dual behavior should be true for matter wave also. The wave nature of light rays and X-rays is proved on the basis of their interference and diffraction. ये तो बता ही दिया है। कैसे पता चलता है रेडिएंट एनर्जी का वेव नेचर है? क्योंकि रेडिएंट एनर्जी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वो करता है, इसकी वजह से ये पता चला है। ठीक है, many facts related to radiation can be explained when the beam of light rays is regarded as composed of energy capsules or photons or quantums. ये भी प्रूफ हो गया है कि रेडिएंट एनर्जी का पार्टिकल नेचर है, क्योंकि पार्टिकल नेचर की वजह से कुछ कुछ फिजिक्स के फेनोमेना है जो एक्सप्लेन होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सब फिर से ये रट लेना एकदम थ्योरी में। मैंने बहुत पहले एनसीईआरटी का लाइन बोला था रटने के लिए कि ऐसा कौन कौन सा फिजिक्स के फेनोमेना है, उस पे बात भी हुई थी, उसको डांट भी पड़ी थी, याद होगा। ऐसा कौन कौन सा फिजिक्स का फेनोमेना है जो वेव नेचर ऑफ रेडिएंट एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है, तो उसमें मेनली दो है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। एनसीईआरटी में यही दिया है, और मॉड्यूल एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि फिजिक्स के कुछ ऐसे फेनोमेना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता, रेडिएंट एनर्जी को एज ए पार्टिकल मानना पड़ता है, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो है वेवलेंथ, वो भी है एक, वो ग्राफ भी है, उसको देखना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है इसमें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या, किसी भी पार्टिकल का, मेरा, तुम्हारा, रॉकेट का, कार का, किसी का भी वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या बोला उसने, वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। एंड बाद में वहां से कांस्टेंट क्या मिला, h। कांस्टेंट क्या मिला, h, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मूला द एबव रिलेशन कैन बी कन्फाइंड एज फॉलोज बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशंस एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब इसने जो ये बोल दिया कि मैटर वेव का वेवलेंथ h/mv है, वो कहां से आया, दो थ्योरी को कंबाइन करके। कौन से दो थ्योरी, आइंस्टाइन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करके मैटर वेव के लिए क्या पता, सॉरी मैटर वेव बोल रहा, रेडिएंट एनर्जी के लिए क्या पता चला, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है रेडिएंट एनर्जी का, जो एनर्जी कैप्सूल्स है, जो एनर्जी पैकेट्स है, उसके लिए रेडिएंट एनर्जी का वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है, h/mc। ये m मास ऑफ पैकेट है और ये वेलोसिटी ऑफ पैकेट है। यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा करते हैं, सेम फॉर्मूला हम किसके लिए लगा देते हैं, मैटर वेव के लिए। मैटर वेव समझते हो, ये वेव रेडिएंट एनर्जी वाला वेव है, और ये किसके लिए फॉर्मूला है, मैटर वेव के लिए। ये हम तुम जो भी चीजें देखते हैं उसके लिए भी ये लगा सकते हैं, और वहां से कंक्लूजन आ गया है। तो अभी मॉड्यूल देखिए 1 2 3 4 तक पॉइंट्स लिख दो फटाफट, है ना, 4 तक, 59 पेज का 4 तक अभी लिख दो जल्दी से, क्विक क्विक।
इधर सब लोग, सबसे पहला फॉर्मूला आज के बाद मैटर वेव का क्या यूज करना है? ये बोर्ड पे जो लिखा था ना इधर वाला पार्ट, वो डिराइव करना था दोनों, ऐसे उधर भी लिखा हुआ है मॉड्यूल में। देखो इधर इधर सब लोग, मैटर वेव के लिए सबसे पहला फॉर्मूला वेवलेंथ का क्या है? ये है, बोलो है। यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रखना है। कभी भी m इंटू सी नहीं करना, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं तुम इलेक्ट्रॉन, इन सब का स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकता। अगर स्पीड ऑफ लाइट हो गया तो मैं रेडिएंट एनर्जी हूँ, मैं मैटर नहीं हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे इस रूम में O2 घूम रहा है, उसका भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। यहाँ क्या रखना होगा? O2 का मास, O2 का मेरी बात समझ रहे हो? नाउ ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। अगर दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई करें काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या मिलेगा? हाफ v स्क्वायर। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो m स्क्वायर v स्क्वायर को mv स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर होता है। हमने m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी इनटू m इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर हुआ। हाँ 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, mv का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2km। 2 इधर भेज दिया, तो mv क्या बोल दोगे? रूट ऑफ 2km। बोलो, तो वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला, mv के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। देखो ये भी एक फॉर्मूला है वेवलेंथ का। मेन फॉर्मूला ये कैसे आया? तो आइंस्टाइन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करके कोरिलेट करके फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला वेवलेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जिसका काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन है, ये लगाना है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब ऑब्जेक्ट का मास और स्पीड है, तो ये फॉर्मूला। जब किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हो, तो ये फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? और एक इसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। एक और फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बताएं? देखो ये बताओ कि कोई चार्ज पार्टिकल है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मान लो ये 2 प्लेट्स हैं, ये सब पहले पढ़ाया हुआ है, समझना थोड़ा। यहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा है, V वोल्टेज है। मान लो यहाँ पे थोड़ा कट करके एक पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है, मास m है, यहाँ पे छोड़ दिया, इसका स्पीड 0 है, छोड़ दिया उसको। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? इस फील्ड यहाँ इधर फोर्स लगेगा, उस पर रिपल्सन होगा इस प्लेट का। बोलो, ये पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस वाले जगह से बाहर आ जाएगा पार्टिकल, यस और नो? यहाँ से पार्टिकल बाहर आएगा, जैसे यहाँ बाहर आएगा चार्ज तो यही रहेगा m, लेकिन स्पीड कुछ ना कुछ रहेगा जो कि नॉट 0। बोलो, हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से इस पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस से इस पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया। अब बताओ, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी बोलते हैं। बोलो, इनिशियली A पॉइंट पे जो एनर्जी है और B पॉइंट पे जो एनर्जी है, इनिशियल दोनों सेम है। इनिशियली A पॉइंट पे सिर्फ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, A पॉइंट पे उसकी स्पीड है ही नहीं, तो A पॉइंट पे उसके पास क्या है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। कितना है पोटेंशियल एनर्जी? चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इन विच इट इज प्लेस्ड। याद करो, मैंने बोला है कि अगर किसी पोटेंशियल में कोई पार्टिकल है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन 2 बोला था, कि Q1 Q2 by R, और एक और बोला था कभी कि चार्ज इनटू वोल्टेज इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अदर चार्ज इज वेरी बिग। कभी पढ़ाया था टर्म्स रिलेटेड टू, एक बार नहीं होगा वो रिकॉर्डिंग देखो जाके, तो बताया था पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है। अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी पोटेंशियल डिफरेंस में है तो चार्ज इनटू वोल्टेज इज द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, बताओ B पॉइंट पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? B पॉइंट पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? नहीं, वो फील्ड से बाहर है, उसकी स्पीड है, देखो ना, फील्ड से बाहर है, तो B पॉइंट पे कोई पोटेंशियल फील्ड में नहीं है। B पॉइंट पे उसके पास सिर्फ कौन सा एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इनटू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। तो वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, h by under root 2m
और काइनेटिक एनर्जी के जगह पे चार्ज इनटू वोल्टेज रख सकते हैं। क्या क्या समझ में है? तो आज के बाद अगर कोई चार्ज पार्टिकल के बारे में मेंशन है कि उसको 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का चार्ज रखो, या पोटेंशियल डिफरेंस रखो, या मास रखो। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला तब यूज करो जब मास और वेलोसिटी दिया हुआ है। ये फॉर्मूला तब यूज करो उस मैटर वेव के लिए जब काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हुआ है। ये फॉर्मूला तब यूज करो। अच्छा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया गया और उसके बाद उसमें जो वेवलेंथ आ गया, देखो ना, ये पार्टिकल यहाँ रेस्ट में था, जैसे से अगर भागेगा और यहाँ इस फील्ड से बाहर निकलेगा तो वेव नेचर के साथ निकलेगा, हाई स्पीड से निकलेगा। तो उसकी वेव नेचर, चार्ज पार्टिकल को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रख के एक्सेलरेट किया गया और उस समय उसकी पोटेंशियल, उसकी वेवलेंथ पूछी जा रही है, तब ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगाना है? To calculate the wavelength of charged particle which is accelerated by a potential difference v। यहाँ v potential difference है, velocity नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे velocity है, यहाँ थोड़ा बड़ा v लिखा है, वो क्या है? accelerating potential। ये v क्या है यहाँ पे? accelerating potential। बात समझ रहे हो? तो 3 फॉर्मूला चार्ज पार्टिकल के लिए आप यूज कर सकते हो। पता है, अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे क्या रख देते? 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास भी रख देते। इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ एक वैल्यू होगा, देखो वहां पे लिखा होगा एक शॉर्टकट फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के लिए सब वैल्यूज वगैरह रख के इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.25 एंगस्ट्रॉम बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अंडर रूट। ये कैसे आ गया शॉर्टकट फॉर्मूला? अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन को किसी, मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल अगर वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया गया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या पता है? h तो हमें पहले से पता है, 6.626 into 10⁻34, 2 into मास into q, सब पता है। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज नहीं पता है, वो पता चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। तो शॉर्टकट याद रखना, अगर बोलता है इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो उसका वेवलेंथ बताओ, तो यहाँ बस 100 रख देना। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज देयर वेवलेंथ? तो यहाँ 100 रख देना, 10 बार आएगा, वेवलेंथ हो जाएगा 1.25 एंगस्ट्रॉम। If electron is accelerated by 100 volt potential difference, what is its wavelength? शॉर्टकट ये हो जाएगा। तो अभी ये पूरा चीज यहाँ पे 6 पॉइंट तक लिख लेना है। और डी ब्रॉगली से आपको कितने क्वेश्चंस करके आने हैं? प्रैक्टिस सेशन, हाँ, तो प्रैक्टिस सेशन जो 3 है उसके सारे क्वेश्चन ट्राई करना। और हाँ, तो डी ब्रॉगली का ज्यादा नहीं, अभी 102 से लेके 114 तक क्वेश्चन करके आने। कहाँ से कहाँ तक? 102 से 114 तक, ठीक है।